उसके पहले वेस्ट बंगाल में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर पुलिस ईडी के कार्यालय पहुंच जाती है। बिल्कुल, खुद और इस मुख्यमंत्री दोनों को अगर आप फाइल्स लेके connect करेंगे तो मालूम चलता है कि जो वेस्ट बंगाल में हुआ उसी कॉन्स्पिरेसी, उसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ये मैच एक्सटेंशन बोल लीजिए, इसको कॉपी बोल लीजिए, वही यहाँ पर करने की कोशिश जो की गई। और निसंदेह संतोष कुमार केवल एक छोटा सा प्यादा है, पर राज्य का डीजी, राज्य के आईजी, जिले के एसएसपी उस बच्चे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोद में लेकर के बैठ सेक्शन 74 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का क्लियर वॉयलेशन है और इसके लिए 6 महीने सजा का प्रावधान है कि किसी राज्य का डीजीपी ऐसे व्यक्ति से संबंध है जिसकी जांच एनआईए कर रहा है, जिसके ऊपर में हथियार गिराने के आरोप है, तो ये बहुत बड़ा मामला है। इसके बाद हो सकता है कि सीएम को या जो सरकार है उसको थोड़ा सतर्क होना चाहिए दूसरे डीजीपी को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन अनुराग गुप्ता के बाद जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें भी प्रकाश सिंह केस का वॉयलेशन हुआ है। बजरंग दल के वो दोनों युवा जिन्होंने इस बच्चे को ढूंढ निकाला, इसको भी दरकिनार नहीं कर सकते कि अगर बजरंग दल की टीम नहीं होती तो शायद अभी और मशक्कत करनी पड़ती। डीजीपी मॉनिटर कर रही है, एसएसपी मॉनिटर कर रहा है, आईजी मॉनिटर कर रहा है। वो दो छोटे बच्चे जो कॉन्शियस स्टेज में, बेहोश कॉन्शियस स्टेज में, कोई इंटरनेशनल गैंगस्टर नहीं, एक मामूली बुलबुलिया गैंग, दो बच्चे को रांची हटिया स्टेशन पे 7 दिन तक रखा हुआ है। जोहार, नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ इस वक्त है बीजेपी के बहुत मुखर नेता जो कभी भी अपनी बात बिना फैक्ट्स के नहीं कहते। अगर झारखंड में प्रवक्ताओं को, बीजेपी प्रवक्ताओं को आपने सुना होगा, बीजेपी नेताओं को सुना होगा, तो उनमें से एक अजय शाह को आप बखूबी इसलिए भी सुनते होंगे कि इनकी बातें हवा हवाई नहीं होती, बाकायदा फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं इनके पास, और मैं मानती हूँ इस चीज़ को। बहुत स्वागत है आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं जिस तरीके से ईडी पर, क्योंकि आपने भी इस पर बहुत कुछ लिखा है और बीजेपी बहुत ये रही है, वोकल रही है इस मुद्दे को लेकर। ईडी पर आरोप लगे, पेयजल विभाग का एक क्लर्क जो आरोप लगाता है, उसके बाद ईडी पर कार्रवाई कर दी जाती है और अब हाईकोर्ट का ऑर्डर। देखिए, मामला जो है कोई छोटा मामला नहीं है। मामला 2012 से शुरू होता है। 2012 में एलएनटी कंपनी को एक टेंडर दिया गया था। टेंडर था कि रांची के अंदर में जो अंडरग्राउंड पाइप्स बिछाने हैं, इसका टेंडर एलएनटी कंपनी को दिया गया। एलएनटी कंपनी ने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद कुछ मामले को लेकर के काम बंद हो गया, काम वहीं पर बंद हो गया। एलएनटी का अकाउंट्स क्लियर हो गया, हिसाब किताब जो था एलएनटी को दे दिया गया, कहानी खत्म हो गई, एलएनटी पिक्चर में नहीं। ठीक है। लेकिन 2019 में हेमंत सोरेन जी की सरकार आती है, एक नई सरकार आती है, और सरकार आने के बाद में 2019 में कोविड आ गया और कोविड में कई सारे नए नए इनोवेशन करप्शन को लेकर झारखंड में होते रहे। जमीन का बड़ा करप्शन, सेना की जमीन जो लूटी गई थी, हम सभी जानते हैं। तो इस मामले में क्या हुआ कि जो पेयजल और स्वच्छता विभाग है, इसके कुछ अधिकारियों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया। ये जो करप्शन है, अलग लेवल का करप्शन इसलिए है क्योंकि आमतौर पर हम सुनते हैं करप्शन में जैसे कि रोड बन रहा है या फिर कोई ठेका दिया गया, उसमें कमीशन ले लिया गया। लेकिन ये करप्शन चारा स्कैम की तरह है क्योंकि इसमें काम हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा उठा लिया गया। खैर, कुछ अधिकारी मिले और अधिकारियों ने मिलकर के एक प्लान बनाया और एलएनटी की कंपनी जिसको काम दिया गया था, काम बंद हो गया, उस काम को उन्होंने कागज पे वापस से शुरू कर दिया। यानी काम नहीं है, एलएनटी बिल्कुल नहीं है, कागज पर दिखाएगा कि एलएनटी ने काम करना शुरू किया। मतलब सिर्फ कागज ही है, सिर्फ कागज पे दिखा गया। अब आपको पैसे का भुगतान करना है, तो पैसे का भुगतान आप करेंगे तो आप किस अकाउंट में करेंगे? एलएनटी की कंपनी तो पैसा भुगतान नहीं कर रहा है, तो जब आप एलएनटी कंपनी के अकाउंट में भुगतान नहीं करेंगे, दूसरे के नाम पे भुगतान करेंगे, तो इसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा। कैशियर का अप्रूवल है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अप्रूवल है, सचिव का अप्रूवल है। तो इन सब लोगों ने उसको अप्रूव किया और फर्जी अकाउंट्स बनाए गए। लगभग 15 फर्जी अकाउंट्स बनाए गए और 15 फर्जी अकाउंट्स में 1 से 3 साल के अंदर में 20 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद एक नया अधिकारी आता है, नया अधिकारी जो वो डर गया क्योंकि उसमें शेयर होल्डर था नहीं, उसको लगा कि कहीं बाद में मैं फंस ना जाऊँ, तो उसने इसको इनिशिएट किया और 2023 में जाकर के एफआईआर दर्ज हो गया। और एफआईआर दर्ज होने के बाद मालूम चला कि 20 करोड़ रुपए बिना किसी काम के ट्रेजरी से निकाल करके फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। और ऐसा झारखंड में सिर्फ पेयजल स्वच्छता विभाग नहीं है, ऊर्जा विभाग में 107 करोड़ रुपए ऐसे ट्रांसफर हुए। खैर, यहाँ पर हम संतोष कुमार की बात कर रहे हैं। अब संतोष कुमार इसमें जो एक कैशियर है, एक क्लर्क की भूमिका में है। जब ये मामला खुला तो कई लोगों को बुलाया गया, पूछताछ हुई, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ तो ईडी ने इसमें एफआईआर दर्ज किया और ईडी पिक्चर में आ गई। उसके बाद ईडी ने इस पर कई जगह रेड्स भी किए, कई जगहों को बुलाया। अब ये जो व्यक्ति संतोष कुमार है, इसको ईडी ने कई बार समन किया, डेट्स दिए कि तुम आओ हमारे ऑफिस में, ये दो, पर ये आदमी बिना समन के अचानक से मंडे को ईडी कार्यालय पहुंच जाता है।
बिना किसी समन के कि हाँ भाई आप मुझे बुला रहे थे, आइए मैं आ गया हूँ, आप मेरा उसके एलिगेशंस बहुत ये हैं। हाँ, आप मेरा हाँ, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो हाँ, करना मुझे कीजिए। हाँ, और उसके बाद में वो आदमी निकलता है, और जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है उसने अपना सर जो है कांच के जग से फोड़ा, दीवार पे सर को मारा, और उसके बाद में, और ये क्यों लग रहा है कि ये उसकी कहानी फर्जी है, क्योंकि जैसे ही वो एयरपोर्ट थाने में गया तो आप भी समझ सकती है कि एफआईआर दर्ज करने में रांची पुलिस में कितनी मशक्कत है। यानी आप पहले जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कंप्लेन लाइए, हाँ, हाँ, investigation हाँ, करेंगे। हाँ, लेकिन एक क्लर्क जो कि टेंटेड है, जो फंसा हुआ है किसी केस में, वो एयरपोर्ट थाना जाता है और तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाता है ईडी के बड़े अधिकारियों के। ना कोई प्रोसिक्यूशन का परमिशन लिया जाता है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके सिर्फ कहने पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर लिया इन्होंने। और रांची पुलिस जो जाकर के ईडी कार्यालय पहुंच जाती है बड़ी संख्या में, ये नहीं कि एक दो सब इंस्पेक्टर गया, इतनी बड़ी संख्या में ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं। वहाँ पर एक तरह से ईडी को धमकाने का काम किया गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो जैसे और स्टेट्स विकास का मॉडल कॉपी करते हैं, हमारा झारखंड कमीशन खोरी और चोरी को कॉपी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार से शराब जो घोटाला उसको कॉपी कर लिया, कर्नाटक से माइनिंग स्कैम को कॉपी कर लिया, तो जो वेस्ट बंगाल में हुआ, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ईडी को धमकाने का काम किया है, उसी को कॉपी करके पूरा एक प्लान बना करके, षड्यंत्र बना करके ये किया गया है। और आज हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जजमेंट नहीं दिया है, एक ऑब्जर्वेशन है। ये दो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, हाईकोर्ट ने कहा है कि जो रांची पुलिस का जो प्रोसीडिंग चल रहा है, जो भी कार्यक्रम है, उस पर तत्काल रोक लगा दी है। आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, मॉनिटर ऑफ हाईकोर्ट करेगा। और दूसरा, हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ईडी जो कार्यालय है उसकी सुरक्षा अब रांची पुलिस नहीं, केंद्रीय पुलिस बल यानी सीआरपीएफ या सीआईएसएफ को आकर के इसको करेगा। यानी हाईकोर्ट यह मान रहा है कि रांची में, राजधानी में, कैपिटल में बीचों बीच एक केंद्र का कार्यालय, उसकी सुरक्षा स्टेट पुलिस नहीं कर सकता, नहीं कर सकती है। और वो हाईकोर्ट ने जो है दे दिया सेंट्रल पुलिस को। और कल ही बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जिस राज्य में डीजीपी अवैध तरीके से नियुक्त हो, डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया का कोई अता पता नहीं, उस राज्य में आम आदमी का जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, उसकी क्या हालत होगी समझने की जरूरत नहीं है। और आज हाईकोर्ट ने किस तरीके से स्टाम्प इस पर लगा दिया है, ये काफ़ी चिंता का विषय है कि किस तरीके से झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से क्राइसिस में। और एक और फैक्ट यहाँ पर ये है कि जब बाबूलाल मरांडी जी ने इसको उजागर किया तो कम से कम सरकार की तरफ से एक कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए कि हम फेयर तरीके से प्रॉप करेंगे। लेकिन यहाँ के एक प्रवक्ता ने उल्टा यह डिमांड किया कि रांची पुलिस बाबूलाल मरांडी के ऊपर भी केस दर्ज करे। यानी जो तरीका ईडी को धमकाने के लिए किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ, आप ये तरीके से एक राज्य के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भी आप केस कीजिए और उनको जो है आप जेल में डालिए। इस तरीके से धमकाने का काम यहाँ पर जो किया गया। बीजेपी इस मामले को फैब्रिकेटेड क्यों मान रही है अजय जी? क्योंकि ये देखिए बहुत टेक्निकल चीजें हैं। अगर ईडी यहाँ पर कोई एक्शन ले रही है कुछ चीजों को, इस मामले को लेकर, तो ईडी पर ये आरोप लगे कि संतोष के साथ जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंट्रोगेशन के दौरान उनको फिजिकली हैरेस किया गया, तो सिर्फ इसलिए कि केस फटाफट हो जाना और इस पर एक्शन तुरंत हो जाना, चूंकि ये रांची पुलिस इतनी जल्दी कोई कार्रवाई करती नहीं है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ये फैब्रिकेटेड है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे जो देश है उसमें कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में गलत होता है तो उसके पास राइट है कि वो एफआईआर करे, एफआईआर पर कार्रवाई होती है। लेकिन एक बेसिक फैक्ट है लॉ का, वो लॉ ये कहता है, आपको भी इतना मालूम होगा कि जब भी कोई विटनेस होता है या फिर कोई केस में कोई इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होता है, तो प्रोसीडिंग के समय, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के समय उसका एक बैकग्राउंड चेक भी होता है, कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद ही क्रिमिनल है और क्रिमिनल आकर के किसी के ऊपर केस कर रहा है, तो देखा जाता है कि हैबिचुअल है, जैसे बेल देते समय, हाँ, बिल्कुल, बेल देते समय देखा जाता है कि अगर ये हैबिचुअल ऑफेंडर, उसको बेल में तो बार बार यही काम करता है। तो किसी भी व्यक्ति का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक क्लर्क लेवल का अधिकारी जो कि खुद टेंटेड है, और इस संतोष कुमार ने पहले भी बयान दिया है कि किस तरीके से इस पूरे 20 करोड़ के हेर फेर में वो अकेला एक व्यक्ति नहीं है, और जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं जिस अकाउंट्स में, उसमें एक संतोष कुमार की पत्नी है, उसके रिलेटिव्स हैं। संतोष कुमार एक प्यादा है, क्योंकि प्यादा में इसलिए कह रहा हूँ कि एक कैशियर की सिर्फ एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया है, वो 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर नहीं कर सकता। बात है, इसमें हाँ। सचिव लेवल के अधिकारी होंगे, बड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होंगे, और उसी डिपार्टमेंट कई और लोग होंगे इसमें, हाँ। और उसी डिपार्टमेंट में एक और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जहाँ तक मुझे नाम याद है, निरंजन कुमार। हाँ। निरंजन कुमार के ऊपर भी मल्टीपल रेड्स पड़ चुके हैं, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का इशू लगा। तो जिस केस में
ऑलरेडी इतने टेंटेड लोग इन्वॉल्व है और वो टेंटेड आदमी मल्टीपल समन्स में नहीं आता है। एक दिन समन में अचानक आ जाता है, बाहर आता है, केस करता है, फायर दर्ज होता है, पुलिस बड़े तादाद में पहुंचती है। उसके पहले वेस्ट बंगाल में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर पुलिस ईडी के कार्यालय पहुंच जाती है। बिल्कुल, खुद मुख्यमंत्री फाइल्स लेके, हाँ। तो मालूम चलता है कि जो वेस्ट बंगाल में हुआ उसी कॉन्स्पिरेसी, उसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ये मैच एक्सटेंशन बोल लीजिए, इसको कॉपी बोल लीजिए, वही यहाँ पर करने की कोशिश जो की गई। और निसंदेह संतोष कुमार केवल एक छोटा सा प्यादा है, उसका जो रिंग मास्टर है वो बड़े लोग होंगे और बहुत जल्द मुझे लगता है कि इसमें खुलासा होने की उम्मीद है और झारखंड की जनता को नए नए फैक्ट जो मालूम चलेंगे, मिलेंगे। अच्छा, अभी तो सरकार दावोस में है। सरकार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और ये कहा जा रहा है कि बड़ा इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म वहां पर सेट होगा झारखंड के लिए। लेकिन यहाँ पर शराब घोटाले को लेकर पिछले कई दिनों से तो आप लोग ऐसे ही मोर्चा खोल रखे हैं। लेकिन दावोस से अगर कुछ अच्छी खबर आती तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है ना। देखिए, दावोस से कोई अच्छी खबर आती है निस्संदेह, अगर स्टेट किसी भी फैक्ट चीज़ में आगे बढ़ता है तो हमारी लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप अखबार को देखेंगे, कल ही देखेंगे, तो दो तरह की खबरें हैं। एक है कि ठीक है, यहाँ की सरकार जो है वो दावोस में जारी रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल फोरम में इंडोनेशिया से यहाँ के एक बिजनेसमैन को फोन आ रहा है कि आपके बच्चों को किडनैप कर लिया गया, 5 करोड़ की फिरौती दे। जमशेदपुर का वो तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी राज्य में बिजनेस को बढ़ावा देने में सबसे पहला जो बेसिक फैक्ट है वो यही है कि वहाँ की कानून व्यवस्था जो है वो अच्छी हो, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, सेफ्टी। और लॉ एंड ऑर्डर में दो चीजें हैं। पहला लॉ एंड ऑर्डर एक हो गया कि ठीक है, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही, तमाम कोशिशें, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है, तो वहाँ पर एक बात है। लेकिन यहाँ पर आज ही अगर आप बाबूलाल मरांडी जी ने एक और फैक्ट नया डाला है मीडिया में, उन्होंने कहा कि जो डीजीपी की नियुक्ति हुई है, अब डीजीपी की नियुक्ति इसके पहले जो अनुराग गुप्ता जिनके खिलाफ लगातार हम लोग आवाज उठा रहे थे, अचानक से अनुराग गुप्ता को हटा दिया गया। और ये बार बार भाजपा इस बात को कह रही थी कि अनुराग गुप्ता को जिस आनंद फानन में लॉस को बाईपास करके बनाया गया, कोई ना कोई मैलाफाइड इंटेंशन यहाँ पर है। अब यह बात सामने आई कि अनुराग गुप्ता जो है वो यहाँ का एक बड़ा गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, उनकी वाइफ से लगातार वो संपर्क में थे और अभी तक इसमें पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। यानी आप ये सोचिए कि किसी राज्य का डीजीपी ऐसे व्यक्ति से संबंध है जिसकी जांच एनआईए कर रहा है, जिसके ऊपर में हथियार गिराने के आरोप है, तो ये बहुत बड़ा मामला है। इसके बाद हो सकता है कि सीएम को या कि जो सरकार है उसको थोड़ा सतर्क होना चाहिए दूसरे डीजीपी को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन अनुराग गुप्ता के बाद जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें भी प्रकाश सिंह केस का वॉयलेशन हुआ है। आज ही बाबूलाल मरांडी जी ने जो गोपनीय पत्र डाला है, आप उसमें देख सकते हैं सरकार ने यह लिखा है कि डीजीपी के लिए एलिजिबल जितने अधिकारी हैं वो अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में गए हुए हैं, सेंट्रल डेपुटेशन, सेंट्रल डेपुटेशन। इसीलिए हमें जो है XYZ व्यक्ति को डीजीपी बनाना पड़ रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि जितने डीजीपी लेवल के एलिजिबल ऑफिसर्स हैं 3, उसमें से कोई भी सेंट्रल डेपुटेशन पे नहीं है, सब लोग जिनके नाम इस रेस में थे। यानी कि ये जो फैक्ट है सेंट्रल डेपुटेशन पे है, इसको इन्होंने कागज में लिख दिया है और उसको लिख दिया है गोपनीय। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी को कहीं से वो कागज मिल गया। तो आप ये सोचिए कि अगर सरकार, फिर नियमों में बदलाव करके तो इनको लाया गया ना, नियम को चेंज किया गया, बदल दिए गए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला ये कि जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट है, डीजीपी का अपॉइंटमेंट प्रकाश सिंह जो केस है उसका एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि आप जो है कोई भी आप चैनल प्रक्रिया बना सकते हैं। यानी राज्य के पास में राइट है कि राज्य अपना एक कोई कमेटी बना सकती है और उसमें से वो डाले। पर इसमें 2 चीजें, पहला कि आप जो कमेटी बनाएंगे उस कमेटी में यूपीएससी का एक मेंबर होना ही चाहिए, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, जो कमेटी आप बनाएंगे उस कमेटी को आपको विधानसभा से पास करके एक्ट बनाना पड़ेगा। इन्होंने ना तो उस कमेटी को विधानसभा से एक्ट बनाया, नंबर 1। नंबर 2, यूपीएससी का कोई इसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नंबर 3, इन्होंने आज जो पेपर आया है उसमें झूठ लिखा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप पैनल बनाएंगे तो जितने ऑफिसर्स बचे हुए हैं उसमें से आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो उनका रिटायरमेंट कम से कम 6 महीने बचा होना चाहिए। वही मैं कह रही थी अभी, 6 महीना बचा होना चाहिए। 6 महीने रिटायरमेंट देखने के बाद में आप कुछ ऑफिसर्स का पैनल बनाएंगे, उसमें जो सबसे सीनियर होगा उसको आप अपॉइंट कर लेंगे। इन कंडीशंस को देखने के बाद में जो ऑफिसर्स बचे, अब उनको इन्होंने बनाया नहीं, तो वहाँ पर क्या लिख दिया कि ये सेंट्रल डेपुटेशन का है, इसलिए इनको हम जो है डीजीपी बना रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि एक होता है कि राज्य सब कुछ कर रहा है फिर भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, हो सकता है इसको बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है पेपर में, फैक्ट्स में, लॉजिक में, कानून पास करने में
कि साफ साफ सरकार की तरफ से गलतियां जो है विलफुल है, कैटेगोरिकल है, और इस वजह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो अभी 12 दिनों तक लापता थे रांची के बच्चे अंश और अंशिका। रांची पुलिस की पीठ खूब थपथपाई गई, लेकिन बजरंग दल के वो दोनों युवा जिन्होंने इस बच्चों को ढूंढ निकाला, और इसमें क्या सच है क्या झूठ है, देखिए सरकार और प्रशासन सिस्टम जिसके पास होता है वो जो भी कह दे वो सच हो जाती है बातें, तो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप इसको भी दरकिनार नहीं कर सकते कि अगर बजरंग दल की टीम नहीं होती तो शायद अभी और मशक्कत करनी पड़ती। देखिए, जो अंश अंशिका का पूरा मामला है, इसमें कई चीजें नोट करने लायक है। जो रांची पुलिस का जो लैक्यूना मैं बताता हूँ, सबसे पहला लैक्यूना ये है कि ये फैक्ट सामने आया है कि दोनों बच्चे 6-7 दिन तक हटिया स्टेशन के आसपास ही घूम रहे थे। यानी कि रांची पुलिस जो दावा कर रही है कि उसके 50 लोगों की एसआईटी की टीम डीजीपी मॉनिटर कर रही है, एसएसपी मॉनिटर कर रहा है, आईजी मॉनिटर कर रहा है, वो 2 छोटे बच्चे जो कॉन्शियस स्टेज में, बेहोश नहीं, कॉन्शियस स्टेज में, कोई इंटरनेशनल गैंगस्टर नहीं, एक मामूली गुलगुलिया गैंग, 2 बच्चे को रांची हटिया स्टेशन पे 7 दिन तक रखा हुआ है और पूरी रांची पुलिस उसको ढूंढ रही है। पहला लैक्यूना है। दूसरा लैक्यूना ये है कि रांची पुलिस अपनी एनर्जी बिहार में लगा रही है, ये जो बच्चे उनके घर जा रही है, किंतु दुश्मनी किसी से नहीं है। तीसरा लैक्यूना, उठा के कोई ले गया, मारा गया वहां पर गरीब आदिवासियों को, आदिवासियों को मारा गया, काम खराब हो गया। चौथा लैक्यूना, जैसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि रांची पुलिस अपनी पीठ थपथपाती, वाहवाही देती कि हम मेहनत कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उस मीटिंग में कम से कम एक बार बोलना चाहिए था कि बजरंग दल नहीं बोलते, वहाँ के आम नागरिकों ने हमारी मदद की है, आम नागरिकों का कहीं से मिली होगी ना। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपकी जानकारी के लिए, मैं रांची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन, बिल्कुल, हाँ, 2 साल तक। मेरे बाद कोई चेयरमैन यहाँ रहा, पॉलिटिसाइज मैटर करके फिर आपको वहाँ से हटाया कुछ पॉलिटिकल मैटर नहीं, मैंने बीजेपी की सदस्यता ली, मुझे हटा दिया। अच्छा, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 74 ये कहता है कि कोई बच्चा अगर विक्टिम है, चाइल्ड मैरिज का विक्टिम है, चाइल्ड लेबर का विक्टिम है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का विक्टिम है, तो ऐसे बच्चे की पहचान आपको गोपनीय रखनी है, आप पहचान रिवील नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे गुमशुदा थे तो आपको पहचान बतानी होगी, तो बच्चे गुमशुदा होंगे तो आपको उनकी पहचान बतानी होगी, ये बच्चा इनको ढूंढो। लेकिन जैसे ही बच्चे मिल गए, उसके बाद उनका नाम, उनकी पहचान, ये सब आपको गुप्त रखना है। लेकिन अगर गुप्त नहीं हो पाए, मीडिया दिखा दे, कुछ उसके पड़ोसी दिखा दे, तो अलग बात है। पर राज्य का डीजीपी, राज्य के आईजी, जिले के एसएसपी उस बच्चे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोद में लेकर के बैठ रहे हैं। सेक्शन 74 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का क्लियर वायलेशन है और इसके लिए 6 महीने सजा का प्रावधान है। मैं ओपनली आपके प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, ये इस मामले में भी जब एब्डक्शन हो, किडनैपिंग हो और जब ये रिवील हो, उस टाइम भी आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। बच्चा जैसे रिकवर हो गया तो आपको सबसे पहला काम जो है, उसको आपको CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उसको प्रोड्यूस करना, बच्चे को ले जाकर के बच्चे की काउंसलिंग होगी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड करेगा कि बच्चे को पेरेंट्स के पास भेजना है या बच्चे को लगेगा कि बच्चे शायद पेरेंट्स के पास सुरक्षित नहीं है, हो सकता है गैंगस्टर इनको वापस से उठा के ले जाए, तो हम इनको शेल्टर होम में डाल देंगे या हम इनको किसी फिट फैसिलिटी में डालेंगे, CWC डिसाइड करेगा। पर यहाँ बच्चों को लाके सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया और CWC का प्रोडक्शन हुआ है शाम में 7 बजे। शाम में 7 बजे क्यों हुआ है? क्योंकि रांची में CWC है ही नहीं, लोहरदगा के जो CWC वहां से आए, वो शाम में 7 बजे आए। माने प्रोसीजर ये करने के लिए। आप सोचिए कि कितनी भयानक सिचुएशन है यहाँ पर कि राजधानी में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज फंक्शनलेस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज विदाउट एनी हेड, ना तो चेयरमैन है ना सदस्य, और हम ये बात कर रहे हैं कैपिटल सिटी की। तो क्यों नहीं है? ये बात भी होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए ठीक है, आप पे ये, आपको इसलिए आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो भाई आप पॉलिटिकल स्टफ हो गए, तो भाई आप नहीं रह सकते। लेकिन क्या इसके बाद कोई मिला ही नहीं जो मेंबर बन सके, जो हेड बन सके, चेयरपर्सन बन सके? कम से कम वो कमेटी तो फंक्शनल हो। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें बताता हूँ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है कि चेयरमैन ऑफ CWC कैन टेक मेंबरशिप, ही कैन नॉट होल्ड एनी पॉलिटिकल ऑफिस इन एनी पॉलिटिकल पार्टी। यानी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पद नहीं ले सकता हूँ, मैं मेंबर बन सकता हूँ। मैंने बीजेपी का सिर्फ मेंबरशिप लिया था, पद मेरे पास आज है, उस समय मैंने सिर्फ मेंबरशिप लिया था, इन्होंने मुझे हटा दिया। बाद में बीजेपी ने मुझे एक स्टेट पे पद दिया। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है
कि CWC जब मैं भी बना था तो हाई कोर्ट ने उस समय सरकार के ऊपर में स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया कि पूरे राज्य में CWC नहीं है, आप CWC को कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। हाई कोर्ट के प्रेशर के बाद में पूरे के पूरे राज्य में CWC पिक्चर में आ गया था। और मेरे हटने के बाद में जो मेंबर्स थे, मेंबर्स भी कुछ दिन रहे। आज फिलहाल ना वहाँ पर मेंबर है ना वहाँ पर चेयरमैन है। इसके पीछे दो लॉजिक है सरकार का, लॉजिक नहीं इंटेंशन। पहला, CWC के चेयरमैन और सदस्यों में अपने कार्यकर्ताओं को सेटल करो, जिनके पास एलिजिबल कार्यकर्ता नहीं है या उनको लेन देन करके सेटल करो। और दूसरा ये कि सरकार का सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली है। CWC चलाने के लिए एक सदस्य पे 40,000 का खर्च होता है, 5 मेंबर होते हैं, 5 into 40,000 पर मंथ का एक्सपेंसेस ये जो सरकार का बचा रहे हैं। पूरे स्टेट का आप जोड़ लीजिए कितना पैसा ये चाहिए। हाँ। और इसको बचाने के लिए इन्होंने बाल अधिकार, बाल कल्याण को गड्ढे में डाल दिया। और केवल CWC रांची नहीं, झारखंड में झारखंड बाल संरक्षण आयोग जो है वो भी खाली पड़ा। हाँ, वो भी खाली पड़ा हुआ है। कोई लोग नहीं। आप पत्रकार, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा भाई। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि रांची पुलिस में जुवेनाइल पुलिस यूनिट का हेड कौन है, क्या बता सकती हैं? मुझे आइडिया ही नहीं है। आइडिया आपको? बिल्कुल भी नहीं। मुझे आइडिया नहीं है। आपको आइडिया नहीं है? नहीं। आप ये सवाल किसी भी मीडिया वाले से पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? मुझे लगता है कि ये कभी आया ही नहीं डोमेन में कि मैं आपको बताता हूँ, जो सिटी DSP है वो जुवेनाइल पुलिस यूनिट के हेड होते हैं। यानी जैसे पूरे के पूरे पुलिस में बांटा गया है, CID, ACB, SSP, रूरल SP, सिटी SP, महिला थाना, वैसे बाल सुरक्षा के लिए जो जिम्मेवारी है वो सिटी DSP की है। अच्छा। लेकिन ये आपको नहीं मालूम, आपको इसलिए नहीं मालूम क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करते। अगर उन्होंने आज तक कोई काम किया होता, अगर इस बाल वाले इशू में वो एक्टिव दिखते तो आपको पता होता ये इसके जो है, क्योंकि मैं पद में रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जुवेनाइल के लिए मुझे जहाँ तक समझ में आती है, आप यहाँ पे इतने सारे, ये सिर्फ अंश और अंशिका का मामला तो नहीं है अजय जी, बहुत सारे ऐसे मामले आए, लेकिन आपने कभी भी किसी भी जुवेनाइल यूनिट को यहाँ पर काम करते देखा? मुझे तो मतलब ये आप इनकी बातों को पॉलिटिकली आप ले सकते हैं, पर मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं इतने दिनों से हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जुवेनाइल यूनिट जैसी कोई चीज यहाँ पर फंक्शनल है। कागज पे है। हाँ, मतलब कागज पे है, फंक्शनल में यही बोल रही हूँ। जस्टिस मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ये कहता है कि हर जिले में एक पुलिस अधिकारी ऐसा होगा जो जुवेनाइल मैटर को लीड करेगा, उसका हेड होगा। यानी कायदे से यहाँ पर सिटी DSP है ऑन पेपर, पर इस मामले में अंशिका का मामला छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और इसके अलावा हर पुलिस थाने में, फुंदाग थाना हो, जगन्नाथपुर थाना हो, लालपुर थाना हो, हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर होता है जिसको हम बाल मित्र कहते हैं। और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बेसिक मैं आपको ABCD बता रहा हूँ कि किसी भी बच्चे के सामने वर्दी पहन के पुलिस वाले नहीं आ सकते। हाँ। इसके मन में खौफ। हाँ। यहाँ झारखंड की DGP, IG, SSP सब लोग तमाम वर्दी पहन करके बच्चे को गोद में उठा करके जो लिए हैं। कायदे से देखा जाए, खैर मैं पॉलिटिकल पार्टी का हूँ, मैं NGO वाला नहीं हूँ, लेकिन कोई भी NGO अगर इस मुद्दे को उठा दे तो इनके ऊपर में सेक्शन 74 वॉयलेशन का केस चढ़ना तय है। NCP इनको कभी भी कॉल कर सकता है। ये सेक्शन 74 वॉयलेशन क्या है? अगर इस तरीके से वर्दी में अगर आप जुवेनाइल केस कोई हुआ है बच्चों का, ऐसे 74 वर्दी के लिए नहीं है, सेक्शन 74 आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे कि जो विमेन होती है, विमेन के केस में तो वो अगर बालिग है तभी आप नहीं कर सकते। अगर एडल्ट भी विमेन है उसके साथ में मॉलेस्टेशन बताओ, उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। बच्चों के केस में 18 से पहले किसी की भी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे रिवील एक बार हो गए तो स्कूल में जाएंगे और सोशल स्टिग्मा उनके साथ में होगा। ये बच्चे 7-11 दिन तक गायब रहे, 13 दिन तक। उसमें एक लड़की भी थी, ये उसके साथ हमेशा फ्यूचर तक ये दाग उनके रहेगा जो सोसाइटी में हम जाते हैं इस बात को। इसलिए ऐसा किया गया है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस हमारे पास में आते थे कि जिसमें लड़की होती थी, लड़का होता, उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज होता था स्कूल में, तो पहचान गुप्त रखी जाती ताकि वहाँ पर क्लास मालूम नहीं चले कि ये सेक्सुअल अब्यूज है। क्योंकि एक बार पहचान हो गई तो उसकी लाइफ जो है वो आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। यानी कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो मुझे ये नहीं लगता है जैसे ये इट्स नॉट अ जोक, मतलब मुझे नहीं लगता है कि पूरे पुलिस महकमा को ये पता नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? यही तो मतलब सोचने वाली बात है। और यही आपने देखा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी जी ने इस मुद्दे को उठाया कि एक बेसिक ABCD
और ये तो जो मैंने आपको बताया कि वर्दी वाली बात, ये तो आप देख लीजिए, सब लोग CWS में होते थे, तो कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी वर्दी पहन के बच्चे को नहीं ला सकता हमारे सामने। इमरजेंसी की सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए पुलिस अधिकारी है, बच्चा अब्यूज हो रहा, तब तो कैसे वर्दी वैसे उसको वैसे ही, पकड़ेगा। हाँ। लेकिन जब प्रोसीजर चालू होगा, यानी कि चाइल्ड कोर्ट्स होते हैं, जो है जस्टिस जो कोर्ट्स होते हैं, वहां पर कभी भी आपको पुलिस वाले वर्दी में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है कि पुलिस, क्योंकि आप ये सोचिए कि बच्चे के हम उम्मीद क्या करते हैं, बच्चा काउंसलिंग में जवाब देगा, उसको कौन ले गया, उसके साथ अब्यूज हुआ या नहीं, हाँ बिल्कुल, उसके साथ चाइल्ड लेबर हुआ नहीं, ये बच्चा तभी जवाब दे पाएगा जब वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, खुद को कंफर्टेबल फील चाइल्ड करेगा। कोर्ट आप जाइएगा, चिल्ड्रन कोर्ट जाइएगा, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट जाइएगा, CWS आएगा, तो वहाँ पर आपको टॉयज दिखेंगे, हाँ, टॉयज होते हैं खेलने के लिए, बच्चों की तस्वीरें बने होती है, वो छोटा भी मोटा भी में से बना होता है, ताकि वो कंफर्टेबल हो। एक फीमेल काउंसलर होती है, काउंसलर भी फीमेल होती है, ताकि उनकी अच्छे से काउंसलिंग कर पाए, तब वो जवाब दे पाए। यहाँ पर 50-100 पुलिस वाले वर्दी में बच्चे को ला करके, यानी कि डेस्परेशन, अपनी वाहवाही लूटने के लिए, बताने के लिए, झूठा श्रेय लेने के लिए कि हमने इतना बड़ा मतलब केस को क्रैक डाउन किया है, इसको करने के लिए तमाम जो प्रोसीजर है उनका वॉयलेशन किया गया। देखिए, ये जो बातें बता रहे हैं, ये बातें कितनी फैक्ट हैं। अगर आपने कुछ अगर आप फिल्में देखते होंगे, मुझे नहीं लगता कि नहीं देखते होंगे, देखते भी होंगे, तो जुवेनाइल सेक्शन के में कभी भी आपने देखा होगा, तो अगर स्टेटमेंट्स भी लिए जाते हैं कोर्ट में, तो बाकायदा एक ऐसा रूम होता है जिसमें टॉयज हो, एक फीमेल काउंसलर हो जो बच्चे को कंफर्टेबल कर सके, वो कभी भी कोर्ट रूम में नहीं लाए जाते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बेसिक चीज़ें थी जो कल बाबूलाल मरांडी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बातें कही थी। खैर, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, कुछ चीज़ें क्रेडिट लेने की होड़ हो रही है, तो क्रेडिट लेने की होड़ देवघर में क्यों नहीं हो रही, मधुपुर में क्यों नहीं हो रही है? मतलब लालगढ़ कल जितना कुछ हुआ वो एक धब्बा है। आप बताइए कि अगर कोई मंदिर बना रहा है और फिर मंदिर बनाने के बाद एक हुजूम आता है, और वो मैं तस्वीरें, आप इस वक्त मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, ये देखिए वो तस्वीर है जब हमला किया गया उन परिवारों पर, हिंदू परिवार है, और वो खुलकर कह रहे हैं कि किसने हमला किया। कल शाम को ढलाई था, ढलाई किया, उसके बाद शाम में जब खिचड़ी प्रसाद बोला, सब मिलके मतलब उठाए हम लोग पैसा और सब मिलके खिचड़ी वाला प्रोग्राम रखे, तो सब कोई बोले कि खिचड़ी बना के और सब में वितरण करेंगे। तब तक उधर से एक बेगे सब आया, एकदम हजारों की संख्या में, कौन मुस्लिम सब आके एकदम खंबा वम्बा सब हिला दिया, बोला इसे उखाड़ो नहीं तो सबका जान मार देंगे। तो हम लोग बोले कि प्रशासन को बोलेंगे, तो बोला प्रशासन का, हम लोग का घर है वहाँ, क्या कर लेगा पूरे बोलने लगा। तो रात में प्रशासन को फोन किया रवि रवानी, तो वो आया, प्रशासन सबको सलट दिया, बोला ठीक है अभी का मामला सब खत्म करो, सुबह इसका फैसला किया जाएगा। तब तक शाम को हम लोग सब अपना अपना घर चले गए। सुबह उठ के मेरा दादा ससुर गया चाय पीने वो घरवा, जब तक गया रोडवा पर खड़ा था, एक बेग एकदम पूरा हजारों की संख्या में आके एक बेग एकदम अटैक कर दिया। जब तक उनको मार रहा था तब बचाने गया मेरा छोटका ससुर, उसको भी मारा। अभी हम लोग सब गए तो पीछे से वार किया हम लोग को भी। जो मंदिर बन रहा है वो कितने साल पुराना है? बहुत पुराना, पुनर्निर्माण करवा रहे थे। हाँ बहुत पुराना था। मतलब आप लोग उसके पुराने वहाँ पे लोग हैं। हाँ। यहाँ पर क्रेडिट लेने की होड़ क्यों नहीं है? निशिकांत दुबे जी ने तो साफ साफ नाम लिया है हफीजुल अंसारी का कि मंत्री जी क्या कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर क्रेडिट झारखंड पुलिस ले रही है। झारखंड पुलिस को यहाँ पर क्रेडिट लेने का मतलब क्या होता है कि अपनी वाहवाही लूटना कि हमने ऐसा कर दिखाया है। तो झारखंड पुलिस और यहाँ की जो सरकार है, उनको जिसके सामने वाहवाही लेनी है, जिस समुदाय को खुश करना है, जिस समुदाय को अपील करना है, वो पूरी तरह से तुष्टिकरण, बिल्कुल ये तुष्टिकरण पूरी तरह से हो ही रहा है। लेकिन झारखंड में केवल ये एक मामला नहीं है। अगर आप तमाम मामलों को अगर आप देखेंगे, चाहे आफ्ताब अंसारी का मामला उठाइए, इसने मोलेस्ट की आदिवासी लड़की को तुरंत उसके लिए जो है मुआवजा और ये सारा कुछ, हाँ सब कुछ मिला। लेना पहुंचे। रुपेश पांडे की हत्या की बात कीजिए, संजू प्रधान की हत्या की बात कीजिए, आप हजारीबाग की घटना याद कीजिए कि सरस्वती पूजा के विसर्जन पर जो हमला हुआ था। यानी यहाँ पर मैसेज बिल्कुल क्लियर है झारखंड पुलिस को, यहाँ के अधिकारियों को, कि अगर जहाँ पर भी एक समुदाय पिक्चर में आता है तो उस समुदाय पे हल्का हो जाना है। 10 जून 2022 जो पूरी रांची को होस्टेज बना लिया गया था, पूरी रांची को बंधक बनाया गया था, आज तक नहीं मालूम चला कि उसका मास्टर कौन था, कौन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर था। आज भी वही का वही केस जो है धूमिल खा रहा है। मेरे जो पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, जिन्होंने गुप्त तरीके से बताया है, और बताया है कि उस केस में भी जो किंग पिन थे, जिन्होंने पूरे रांची को होस्टेज बना लिया, एक बात पर उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर उनको छुआ जाएगा तो बवाल मच जाएगा, मैटर सेंसिटिव हो जाएगा,
आजकल ये नया भी एक मामला आ गया है कि मामला सेंसिटिव इशू है। नहीं, अगर सेंसिटिव हो जाएगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप क्राइम छुपा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये हो रहा है। अगर आप किसी मामले में देखेंगे, और जहाँ तक जैसे निशिकांत दुबे जी ने हफीजुल अंसारी का नाम लिया, तो हफीजुल अंसारी ने तो क्लियरली इस बात को बोल दिया है कि मुझे अगर शरीयत और संविधान को चुनना हो तो मैं शरीयत को पहले चुनूंगा। और शरीयत उनको शायद कह रहा है कि भाई एक समुदाय के तरफ ही तुम झुकाव तुम्हारा है, कार्रवाई भी जो हो उसको तुम्हें रोकना, तो ये लोग कर रहे हैं। और इरफान अंसारी तो मैटर क्लियर है। हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने हेल्थ विभाग में भर भर के एक ही समुदाय को टेंडर देने का ये आदमी आदी हो चुका है। तो इनका मैसेज ऊपर से बिल्कुल क्लियर है कि ये जो समुदाय को खुश करके रखो, इनकी धार्मिक भावना बात बात में आहत होती है, इनको कुछ किया न जाए, और बदले में ये जो कुछ भी करा। भाजपा की जो मूल लड़ाई है, देखिए भाजपा की, अगर आप भाजपा के संविधान को देखेंगे तो संविधान का जो हमारा आर्टिकल 3 है वो कहता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो हमारा बेसिक फिलॉसफी है। आर्टिकल 4 अगर आप पढ़ेंगे तो जो पंच निष्ठा की बात होती है, 5 कमिटमेंट्स, उसमें एक कमिटमेंट जो है वो है सर्वधर्म समभाव। यानी हम सेकुलरिज्म पर यकीन करते हैं, बट वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान पूर्वक हाँ। सम्मान होना चाहिए। ये होना चाहिए। हम इसी बात पे आते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर किसी, आज इसी अंशंशिका के मामले में देखिए, आप यहाँ के जो अंसारी कल्याण मंत्री है, ये कहीं दूर दूर तक आपको फुदकते नहीं दिखे। भाई इनको आना चाहिए था, परिवार से मिलना एक चाहिए बार था। भी नहीं। हाँ। 1 लाख 2 लाख रुपए जो हमेशा डिंग मारते हैं उनको देना चाहिए था। लेकिन चूंकि अंश और अंशिका जो है वो अब्दुल और फातिमा होते हैं, तो शायद कूद करके यहाँ पर जरूर आते, लेकिन वो नहीं आते। सरकार का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है। ये सिर्फ मधुपुर में हो रहा उसका मामला नहीं है। मधुपुर का मामला हो, हजारीबाग हो, रांची हो, टेंडर देने का बात हो, हर जगह अपीसमेंट की पॉलिसी को कहीं ना कहीं से इन्फ्यूज करना है। ये हमेशा मधुपुर का जो ये मामला सामने आया, इस तरह का मामला, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए वहां पर एक बड़ा एजेंडा भी रहा है घुसपैठ का, रोहिंग्या का। क्योंकि कल जब इस मामले पर हम बात कर रहे थे तो हमारे ही खबरों के पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप घर के पीछे आकर देखिए, बड़ी तादाद में रोहिंग्या आकर बस गए हैं। बहुत लोगों का तो नाम और पता भी लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से आए हैं, क्या है, लेकिन वो बसते जा रहे हैं। और वहाँ पर मतलब जो हिंदू समुदाय है वो संकुचित होते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे, वो मैं इस वक्त दिखाऊं और ये स्क्रीन पर आप देखते जाइए। मतलब ये जो साथ में रहते आए, जो हमारी परंपरा रही है, गंगा जमनी तहजीब हमारी परंपरा रही है। मैं कभी भी सेक्युलरिज्म को इसीलिए मानती हूँ ताकि हमारे साथ जंग लड़ने वाले मुसलमान भी थे, हमारे साथ अंग्रेजों की गोलियां खाने वाले मुसलमान भी थे, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने सीए एनआरसी को जब लागू किया था, एनआरसी ने सीए को लागू किया था, उसके साथ में एनआरसी की बात थी। उस समय आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, जिसमें कि अभी उमर खालिद भी जेल में है। इन लोगों ने एक माहौल बनाया कि ये सीए जैसी आएगा तो मुस्लिमों का अधिकार छीन जाएगा, राइट्स ले लिए जाएंगे, घर से बाहर कर दिया जाएगा। सीए लागू भी हो गया, 2 से 3 साल इम्प्लीमेंट होते हो गया उसको। बाहर से जो हिंदू नागरिक यहाँ पर आए थे, कई लोगों को सिटीजनशिप भी दे दिया गया, पर यहाँ के जो आम मुस्लिम थे उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई। आज भी वहीं के वहीं वो जमे हुए हैं। यानी कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और सो कॉल्ड जो लिबरल गैंग है, इनकी हमेशा कोशिश रही है कि बीजेपी कोई भी स्कीम लाए, बिल लाए, इनिशिएटिव लाए, पॉलिसी लाए, और इसलिए एसआईआर का विरोध है, तरीके से उसको जो जोड़ा जाए। तो यही चीज सीए में हुआ और यही चीज एसआईआर में भी देखने को मिल रहा है। एसआईआर हुआ बिहार में, ये लोग कहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दिल्ली में। हम तो कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए मुस्लिम वोटर्स को हमने बाहर किया, जो इनका एलिगेशन है, या फिर इनके वोटर्स को बाहर किया, आपने दिल्ली में जो प्रोटेस्ट किया, उस दिल्ली के प्रोटेस्ट में 50 कम से कम ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं। ऐसे 50 लोग की, देखिए 50 लोग हैं, ये 50 मुस्लिम्स हैं या 50 हमारे वोटर्स हैं जो कि 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनका वोट नाम जो है काट जाएगा। वहाँ पर कौन से लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो बिहार के हैं, वो राहुल गांधी, तो झारखंड से लोग जा रहे हैं, कर्नाटक से लोग जा रहे हैं। इसी से मालूम चल रहा है इनका एक जो प्रोपोगेंडा है, और हम इसी के खिलाफ है। अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी में, आप प्रदेश में भी देखिए, यहाँ पर भी हमारे प्रवक्ता में एक मुस्लिम प्रवक्ता है। आप अगर नेशनल पे देखेंगे तो शहजाद पूनावाला वहाँ पर है, साजिया इल्मी वहाँ पर है, यहाँ से भी जफर इस्लाम है, झारखंड से वो भी एक प्रवक्ता है। यानी भारतीय जनता पार्टी, आपने जो बात अभी जो कहा, हमने जो भी मुस्लिम से आके जो राष्ट्रवाद मुस्लिम है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, उनको हमेशा हमने जो है जगह दी है। यानी हमारा स्टैंड मुस्लिम को लेकर क्या रहता है, ये
एक वाक्य से आपको क्लियर हो जाएगा। रांची का भी हज जिस दिन हाउस आप एपीजे अब्दुल कलाम का जनाजा निकला था, उस दिन याकूब मेनन का भी जनाजा निकला था, सेम दिन पर। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में जितने लोग मौजूद थे, हम हमेशा उनके साथ हैं। हम उनको पूर्ण रूप से भारतीय मानते, जितना हम भारतीय वो भी उतने ही भारतीय हैं। और जो याकूब मेनन के जनाजे में जो लोग गए थे, हमारी राजनीति ऐसे लोगों के खिलाफ है। एक लाइन में हम उसको स्पष्ट करते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, चाहे वो ईडी पर क्या बीजेपी का पक्ष रहा है। अंश और अंशिका को लेकर जब सबसे पहले बीजेपी ने ही कहा था, खुद मैं तो कहती हूँ कि अजय शाह स्पीक्स, इनका जो सोशल हैंडल है आप देखिएगा, तो सबसे पहले इन्होंने लिखा कि भाई बजरंग दल को क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं, और फिर बातें सारी निकलने लगी कि बजरंग दल की टीम, बजरंग दल को गालियां बहुत पड़ती हैं, ये भी बहुत बड़ा सच है, लेकिन इस मामले में बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। ये अलग बात है कि रांची पुलिस सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मधुपुर में माहौल बिगड़ा है, तो अगर बाकी चीज़ों के लिए रांची पुलिस क्रेडिट ले रही है, तो वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भी क्रेडिट पुलिस को लेना चाहिए, झारखंड पुलिस को। सरकार स्विट्जरलैंड में झारखंड को बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखा रही है, लेकिन क्या झारखंड में ऑल इज वेल है? चाहे वो स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, जवाब आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ आने के लिए, बातचीत करने के लिए। नमस्कार, जोहार।